हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंबल्स एंड टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी सिंबल्स यूज इन जेनेटिक्स। आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीन्स। जीन क्या है? मेंडल के अनुसार जीवों में प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिकाओं में स्थित एक जोड़ी कारक या फैक्टर्स द्वारा निर्धारित होते हैं, जिन्हें आधुनिक आनुवंशिकी में जीन कहते हैं। जीन आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की वह क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट है जो किसी एक विशेष लक्षण की वंशागति व निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार जीन इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इट्स स्पेसिफिक करेक्टर। मतलब डीएनए का वह छोटा टुकड़ा जो कि एक पर्टिकुलर करेक्टर के एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन को बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं। मेंडल ने जीन्स के लिए एलिमेंट शब्द काम में लिया था। फैक्टर टर्म जो था वो कार्ल कॉइन्स द्वारा दिया गया। जीनोम नेक्स्ट है। जीनोम जीनोम क्या है? टोटल जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। मतलब किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन जो होता है वो जीनोम कहलाता है। नेक्स्ट है एलील या एलिलोमार्फ। जीवों में प्रत्येक लक्षण के विपरासी गुणों या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को निर्धारित करने वाले कारक अथवा जीन्स समजात गुणसूत्र या लोगो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक समान बिंदु पर पाए जाते हैं, जिन्हें एलील्स या एलिलोमार्फ्स कहते हैं। मतलब कि ये जो एलील होते हैं वो एक पर्टिकुलर जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एलिलोमार्फ जो है वो फुल फॉर्म है, उसकी शॉर्ट फॉर्म एलील है। ये टर्म सबसे पहले बैटसन एंड सुंदर ने 1902 में दी थी। एक समान जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है, जिनमें से एक फॉर्म जो होती है वो पेरेंटल होती है, पैतृक पिता से आती है, दूसरी मैटरनल मैतृक जो कि माता से आती है। अगर हम मटर के पौधे में प्लांट हाइट की बात करें तो इसके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, जैसे कि दो फैक्टर्स या एक जीन की दो विपरीत फॉर्म्स या डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि लंबेपन के टॉलनेस के लिए एक फैक्टर होता है और डार्कनेस या बौनेपन के लिए एक फैक्टर होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स या जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इन्हें हम एलील्स बोलते हैं। तो इस प्रकार एक जीन की ये करस्पॉन्डिंग फॉर्म्स जो होती हैं या अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र के समान स्थान सेम पोजीशन पे पाई जाती हैं या समान लोकस पे जाती हैं। अब लोकस क्या होता है? लोकस गुणसूत्र के ऊपर वह पॉइंट या स्थान होता है जहाँ की एलील्स पाए जाते हैं, उन्हें हम लोकस कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या द्विगुणित जीव जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। तो पेयर्स में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसके समान स्थान के ऊपर पाए जाने वाले जीन जो होते हैं वो एक ही लक्षण से संबंधित होते हैं। उस जीन की एक ही फॉर्म पाई जा सकती है या फिर डिफरेंट फॉर्म भी पाई जा सकती है, जिन्हें हम एलील कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये एलील जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे समान स्थान या समान लोकस पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डोमिनेंट एलील की। प्रभावी एलील क्या होते हैं? जब होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर दो डिफरेंट एलील, एक जीन के जो डिफरेंट एलील जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, तो उनमें से वह एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, और कॉन्टेस्टिंग जो एलील होता है उसको सप्रेस करता है, उसकी अभिव्यक्ति जो होता है उसको छिपा देता है। तो इस एलील को हम डोमिनेंट एलील या प्रभावी एलील कहते हैं। प्रभावी एलील जो है वह भले होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दोनों में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। होमोजाइगस कंडीशन मतलब कि उस एलील की दो फॉर्म पाई जाती हैं। होमोलोगस कंडीशन में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसमें वो दोनों प्रभावी एलील ही पाए जाते हैं, और हेटेरोजाइगस कंडीशन वो होती है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पे उस प्रभावी एलील के साथ दूसरा अप्रभावी या दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म जो है अल्टरनेटिव एलील पाया जाता है। तो इस प्रकार इस डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्लांट हाइट में टॉलनेस के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कैपिटल टी लेटर से
रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेसिव एलील या अप्रभावी एलील। अब हम बात करें कि जब दो डिफरेंट एलील एक लोकस पे पाए जा रहे हैं तो उनमें से वह एलील जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो कि डोमिनेंट एलील के प्रभाव में छिप जाता है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, उसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं। रिसेसिव एलील अपने को तब भी एक्सप्रेस कर पाता जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन में हो। मतलब कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले दोनों एलील रिसेसिव हैं तो वो एलील अपना प्रभाव दिखा पाता है, लेकिन अगर वो डोमिनेंट एलील के साथ है तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इट मीन्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील के प्रभाव में रिसेसिव एलील जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसे हम स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि प्लांट में डार्कनेस के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। होमोजाइगस कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है, द्विगुणित जीव जो होता है, जिसमें कि क्रोमोजोम्स जोड़ों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोजोम कह रहे हैं। तो अब इस होमोलोगस क्रोमोजोम के समान लोकस पे, समान स्थान के ऊपर पाए जाने वाले एलील जो कि एक ही लक्षण के लिए उत्तरदायी हैं, अगर ये एलील समान हैं, सेम हैं, तो ये कंडीशन होमोलोगस कहलाती है। ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर या शुद्ध होते हैं। जैसे कि हाइट के लिए, प्लांट हाइट के लिए मटर के पौधे में अगर दोनों कैपिटल टी फैक्टर या एलील पाए जाते हैं तो इट मीन्स ये टॉलनेस के लिए शुद्ध हैं। इसी प्रकार अगर स्मॉल टी फैक्टर पाए जा रहे हैं, एलील पाए जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये डार्कनेस या बौनेपन के लिए दोनों एलील जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, ये बौनेपन के लिए शुद्ध है। जब इन होमोजाइगस या समयुग्मजी ऑर्गेनिज्म को सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागण किया जाता है तो हमेशा ये ट्रू ब्रीड की होमोजाइगस फॉर्म ही जो होता है उत्पन्न करते हैं। मतलब इनसे उत्पन्न होने वाले जो संतानें ऑफस्प्रिंग होती हैं वो भी होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं। होमोजाइगस मतलब समयुग्मजी जो कि समान युग्मक बनाते हैं। दूसरी फॉर्म होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो समान लोकस के ऊपर डिफरेंट एलील फॉर्म को कैरी करते हैं तो उसे हम हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन कहते हैं। वो किसी पर्टिकुलर लक्षण के लिए इम्प्योर होती है, अशुद्ध होती है। जैसे कि मान लो पौधे के हाइट में हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है उसमें एक फैक्टर या एक एलील जो होगा वो कैपिटल होगा या डोमिनेंट होगा, दूसरा फैक्टर या एलील जो होगा वो रिसेसिव होगा। फिनोटिपिकली जो होता है ये पौधा लंबा होगा, लेकिन जीनोटिपिकली इसके अंदर एक फैक्टर टॉलनेस के लिए होगा और एक फैक्टर जो है वो डार्कनेस के लिए होगा। तो इस प्रकार ये जो हाइब्रिड कंडीशन जो होती है वो किसी भी लक्षण के लिए प्योर नहीं होती, अशुद्ध होती है। इस टर्म को 1902 में बैटसन एंड सुंदर ने काम में लिया था। हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है? कई बार डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक समान लोकस के ऊपर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन का एलील पाया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में उस लक्षण से संबंधित एलील जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन मोनोप्लॉइड कंडीशन में भी हो सकती है जहाँ की अगुणित क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स जोड़ों में नहीं पाए जाते। लेकिन कई बार जैसे कि सेक्स क्रोमोसोम, मेल जो होते हैं, मेल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई पाए जाते हैं। तो एक्स का वो कुछ लोकस ऐसे होते हैं जिसका करस्पॉन्डिंग पार्ट वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता। तो एक्स पे वे जीन्स जो कि फेलनेस या कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट वाई पार्ट के ऊपर वो एलील्स या जीन्स उस जीन की फॉर्म नहीं पाई जाएगी। तो इस कंडीशन में एक्स पे पाए जाने वाले जीन की वो फॉर्म जो होती है वो हेमीजाइगस कंडीशन कहलाती है। जीनोटाइप। ए जीनोटाइप इज ए जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक आनुवंशिक अभिव्यक्ति जो होती है वो जीनोटाइप कहलाती है। 1909 में जॉहिन्सन ने इस टर्म को उपयोग में लिया था। ये किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को अभिव्यक्त करती है। जैसे कि प्लांट हाइट के लिए मटर के पौधे में डिफरेंट जीनोटाइप हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इस प्रकार जो जीन का रूप होता है वो जीव की आनुवंशिक संरचना को व्यक्त करती है। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का
ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन होता है, बाह्य अभिव्यक्ति होती है। इस टर्म को भी जोहानसन ने 1909 में उपयोग किया था। इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसकी बाह्य संरचना या उसकी विजिबल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए फिनोटाइप शब्द का उपयोग किया था। फिनोटाइप जो होता है या बाह्य अभिव्यक्ति जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के जीनोटाइप द्वारा ही निर्धारित की जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि समान जीनोटाइप वाले जीव जो होते हैं उनके फिनोटाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो फिनोटाइप जो होते हैं, बाह्य अभिव्यक्ति होती है, वो एक्चुअल में जीनोटाइप किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप और जो अदर फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनके इंट्रैक्शंस या उनके अननोन क्रिया के फलस्वरूप फिर बाह्य अभिव्यक्ति क्या हो रही है वो उसका फिनोटाइप होता है। तो इस प्रकार जीन प्रारूप या जीनोटाइप जो होता है वो जीव की आनुवंशिक संरचना या जेनेटिक मेकअप को व्यक्त करती है, अर्थात एक लक्षण के निर्धारण हेतु एलील से प्रकार का उल्लेख ही जीनोटाइप कहलाता है। जबकि लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप किसी लक्षण के बाह्य स्वरूप या एक्सटर्नल अपीयरेंस या किसी जीन प्रारूप की या जीनोटाइप की बाह्य अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। कैरेक्टर, लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? किसी भी जीव के सामान्य फीचर्स, जनरल फीचर्स, जैसे कि उसके मार्फोलॉजिकल, उसके बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर, जितने भी उसके जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जो उसकी संरचनाएँ होती हैं, वो सब जो होते हैं वो लक्षण या कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब उनमें से डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन के अंदर जब दो डिफरेंट लक्षण जो होते हैं, दो प्योर ब्रीड जो डिफरेंट लक्षण वाले प्योर ब्रीड जो जब उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो वह लक्षण जो कि अपने आप को F1 जनरेशन में व्यक्त करता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और वह लक्षण जो कि F1 जनरेशन में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी क्या होती है? जब किसी भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्रॉस में दो वैरायटीज़ काम में ली जाती हैं और दो शुद्ध वैरायटी, दो प्योर ब्रीड लाइन काम में ली जाती हैं, तो वो जो प्योर ब्रीड्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं दो डिफरेंट वैरायटी के, उनको हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, जिनको हम पी लेटर द्वारा डेजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाइब्रिड, जब दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो कि समान जीनस या स्पीशीज़ या डिफरेंट जीनस से हो सकते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है या उनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, उससे जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ये दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है, उनके बीच का क्रॉस होता है। मतलब ऐसी दो वैरायटी जिसमें एक लक्षण हेतु डिफरेंट फॉर्म्स या रूप्स पाए जाते हैं, उसके विपरीत से गुण पाए जाते हैं, ऐसे लक्षणों वाली डिफरेंट वैरायटीज़ जो होती हैं उनके बीच का जो क्रॉस होता है उससे जो प्रोजेनी प्रोडक्ट बनता है उसको हम हाइब्रिड या संकर कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगेन संकर बनने की परिघटना जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मतलब जो डिफरेंट जेनेटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में जो क्रॉस की जो फिनोमिना होती है, जो परिघटना होती है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब दो पेरेंट्स या जनक के बीच में क्रॉस करवाया जाता है और उस समय केवल वन पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही कंसिडर किया जाता है। मतलब दो डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में जब क्रॉस या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और उस समय केवल एक विपरीत गुण का ही अध्ययन किया जाता है तो उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें केवल एक सिंगल कैरेक्टर जो होता है उसको ही हम स्टडी करते हैं या कंसीडर करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें जब दो पेरेंट्स के अंदर, दो जनक के अंदर जब क्रॉस करवाया जाता है तो उस समय हम टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिंग या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का की स्टडी करते हैं। मतलब दो विपरीत गुणों का एक साथ अध्ययन करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मटर के पौधे में सीड शेप और सीड कलर दोनों को एक साथ हम अगर स्टडी करें तो उस समय जब हम देखते हैं तो एक कैरेक्टर हम लेते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड एंड येलो सीड्स, मतलब उनकी शेप जो है वो राउंड है और कलर जो है वो येलो है। और इसकी जो दूसरी वैरायटी होती है उसमें रिंकल्ड जो शेप होती है और ग्रीन कलर होता है। तो इस प्रकार से जो दो इनके ना कहते हैं कैरेक्टर्स हैं, जो दो विपरीत गुण हैं, उनको हम एक साथ कंसीडर करते हैं। इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
पॉलीहाइब्रिड क्रॉस जिसमें 2 से ज़्यादा विपरीत लक्षणों या गुणों का अध्ययन किया जाता है। मोर देन 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक साथ स्टडी किए जाते हैं, ऐसे क्रॉस जो होते हैं उनको हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फीलियल जनरेशन, जब 2 पीढ़ी के बीच में या 2 जनक के क्रॉस के फलस्वरूप जो प्रोजेनी प्राप्त होती है, इसमें फर्स्ट जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन या प्रथम पीढ़ी कहते हैं। इसको हम F1 से डिनोट करते हैं, फीलियल ऑफस्प्रिंग। और ये जो F1 पीढ़ी के जो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनके बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है, स्व परागण किया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, तो उससे जो नेक्स्ट पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम सेकंड फीलियल जनरेशन या F2 जनरेशन कहते हैं। प्योर लाइन, शुद्ध, ऐसी वैरायटी जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मजी है, उसमें किसी पर्टिकुलर लक्षण के लिए एक ही प्रकार के एलील पाए जाते हैं जिन्हें कि हम ट्यूबरी वैरायटी कहते हैं, उसको हम प्योर लाइन कहते हैं। जैसे कि प्लांट हाइट की अपन बात करें तो अगर कैपिटल टी कॉम्बिनेशन है तो वो लंबेपन के लिए प्योर लाइन है। अगर समयुग्मजी या होमोजाइगस कंडीशन स्मॉल टी है तो डार्कनेस या बौनेपन के लिए प्योर लाइन होती है। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ऐसा होता है कि हम जब 2 जनक काम में लेते हैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लो हम किसी 2 डिफरेंट वैरायटी हैं तो एक वैरायटी के लिए हमने फीमेल ले लिया और दूसरी वैरायटी के लिए हमने मेल पेरेंट ले लिया। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम ये जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। पहली वैरायटी जिसके लिए हमने फीमेल लिया था अब हम उसके लिए मेल लेंगे, और दूसरी वैरायटी जिसके लिए हमने पहले मेल लिया था अब हम उसके लिए फीमेल लेंगे। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनको हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस कहते हैं। इसमें इसका पर्पस ये होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि एक्चुअल में कोई भी जो क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसके अंदर दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला जो क्रॉस करवाया जा रहा है उसके अंदर ए वैरायटी का फीमेल लिया जाता है और बी वैरायटी का मेल लिया जाता है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें कि बी वैरायटी के लिए फीमेल ले लेते हैं और ए वैरायटी के लिए मेल ले लेते हैं तो इसको हम रेसिप्रोकल टेस्ट कहते हैं। बैक क्रॉस, जब F1 हाइब्रिड्स, F1 जनरेशन और पेरेंट जनरेशन जनक पीढ़ी भले वो डोमिनेंट और रिसेसिव P1 और P2 उनके बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। बेसिकली बैक क्रॉस जो होता है वो ऑफ स्प्रिंग्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए किया जाता है। जो संतान होता है उसका जेनेटिक मेकअप क्या है या आनुवंशिक संरचना क्या है ये जानने के लिए बैक क्रॉस किया जाता है। इस प्रकार इसके द्वारा जो होता है बैक क्रॉस द्वारा होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इजीली प्राप्त किए जा सकते हैं। बैक क्रॉस में हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये एक नॉर्मल क्रॉस है जिसमें कि प्योर ब्रीड लाइन है, जिसमें एक टॉलनेस के लिए एक डार्कनेस के लिए है, इनसे हाइब्रिड मिलता है। ये जो F1 का जो हाइब्रिड है इसको अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं, जिसके अंदर फिनोटिपिकली सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो प्राप्त होता है, और जो जीनोटिपिकली जो होते हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर 50% और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर 50% प्राप्त होते हैं। टेस्ट क्रॉस, अगर F1 जो F1 जनरेशन है उसका हम अगर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल जो कि अननोन जीनोटाइप का है अगर हम उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ जो कि विषम युग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जो जनक पीढ़ी है उसके साथ अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है, कोई भी अननोन इंडिविजुअल जो है उसका जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए, उसका जीनोटाइप जानने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। टेस्ट क्रॉस जो होता है इससे पता चल जाता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी डोमिनेंट कैरेक्टर जो उसके लिए होमोजाइगस कंडीशन है उसकी या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब किसी इंडिविजुअल जिसका कि जीनोटाइप अननोन है तो उसमें कोई भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये जानने के लिए कि वो विषम युग्मजी या समयुग्मजी अवस्था में है, इसलिए हम उसका हम जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है उससे हम उसका क्रॉस करवाते हैं।
अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो वो 100% डोमिनेंट कैरेक्टर्स या ऑफस्प्रिंग देगी। अगर वह अननोन इंडिविजुअल जो है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगी उसमें 50% तो डोमिनेंट और 50% रिसेसिव ऑफस्प्रिंग जो है वो प्राप्त होंगे। जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर हमने एक F1 जनरेशन ले ली है जिसके हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है और वो होमोजाइगस कंडीशन डार्क पेरेंट जो उसके साथ उसको क्रॉस करवाया जाता है। तो इसमें 50% जो होते हैं वो होमोजाइगस टॉल मिलते हैं और 50% जो होते हैं वो 50% जो होता है वो हेटेरोजाइगस टॉल मिलते हैं और 50% जो होते हैं वो होमोजाइगस डार्क जो ऑफस्प्रिंग जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं। अगर यही कंडीशन होती कि हम ये F1 जनरेशन जो है ये अगर होमोजाइगस कंडीशन में होती तो अब जब इसको हेटेरोजाइगस से करवाया जाता तो इससे प्राप्त होने वाली सारी संतानें जो होती है वो 100% डोमिनेंट कैरेक्टर वाली होती है। सभी जितनी भी संतानें पौधे मिलते हैं वो हमें लंबे पौधे मिलते हैं। तो इस प्रकार क्रॉस को हम, जिसमें कि एक अननोन इंडिविजुअल को हम कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट या जनक के साथ क्रॉस करवाते से हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये थी टर्मिनोलॉजी जो कि जेनेटिक्स में काम में ली जाती हैं। थैंक यू।